आज पाकिस्तान में महंगाई 3 गुना होती और आज हम 4 और 5% मईशत की ग्रोथ पे ना होते और आज सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ ना कर रही होती कि जिस तरीके से हमने कोविड को हैंडल किया। और वो क्या तारीफ है मैं वो भी बताना चाहता हूं। मैं नहीं कहता, इकोनॉमिस्ट, लंदन इकोनॉमिस्ट जरीदा, आलमी जरीदा, उसने सारे मुल्कों की फहरिस्त निकाली कि सबसे ज्यादा जहां पे नॉर्मल सी है यानी मामूल पे जिंदगी गुजर रही है कोविड के बाद, उन 3 ममालिक में कौन से ममालिक हैं? आप जान के हैरान होंगे कि उसमें दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के अलावा जो पहले 3 नंबर है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम है। और ये नाम इस वजह से आया कि जिस तरह हमने इनकी मईशत की पॉलिसियों को रद्द करके इस मुल्क को दिवालिये से बचाया, उसी तरह हमने इनके कोविड के नुस्खों को और इनकी कोविड की तरकीबों को और इनकी जो उस वक्त मशावरत थी उसको रद्द करके हमने एक सही रास्ता अपनाया, एक साइंटिफिक रास्ता अपनाया और एक डेटा ड्रिवन रास्ता अपनाया। आज इनको यहां तस्लीम करना चाहिए था कि इसी फ्लोर पे पिछले साल खड़े होकर ये जो कहते थे कि FIR काटो इमरान खान पे और उसकी टीम पे कि ये लॉकडाउन नहीं लगा रहा, आज सारी दुनिया हमारी इस बात को तस्लीम कर रही है और ये गलत साबित हुए हैं। इनमें अगर इखलाकी जरूरत है तो इन्हें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, ना सिर्फ ये कि हमने दिवालिया मईशत को बताया, ना सिर्फ ये कि कोविड के दौरान हमारी मईशत 4% ग्रो की, बल्कि हमारा डेट टू GDP रेशियो यानी कर्जे और जो मईशत का हुजम है उसका जो रेशियो होता है वो भी बाकी मुल्कों की बनिस्बत कम हुआ। बाकी मुल्कों का ऊपर जा रहा था, हमारा कम हो रहा था। ये भी एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट थी जिसको मैं समझता हूं कि इन्हें तस्लीम करना चाहिए। फिर इनके और कौन से ऐसे ब्लंडर थे, ऐसी गलतियां थीं जो इस तजर्बाकार हुकूमत ने सरंजाम दी, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आके दुरुस्त करना पड़ा। सबसे पहले IPP रीनेगोशिएशन, महंगे बिजली के जो घर लगाए इन्होंने, उनसे हमने आके दोबारा उनके सौदे खोले और उनका प्रॉफिट रेट कम किया और कई 100 अरब रुपए का अब उससे पाकिस्तान को फायदा होएगा। कारगिल कंपनी ने इन्हीं के दौर में $1 अरब का अवार्ड दिया, वो पाकिस्तान को अदा करना था, वो हमने खत्म करवाया। हमने वो केस लड़ा और वो हमने खत्म कराया। LNG की डील हमने की, उसी कंपनी से जिस कंपनी से इन्होंने की थी, हमने सस्ती डील की और कई 100 अरब रुपए का उससे फायदा होएगा और उसके कार्गो नवंबर से आना भी शुरू हो चुके हैं। एक्सपोर्ट, जनाब स्पीकर, जो सबसे बड़ी दुश्मनी पिछली हुकूमत ने इस मुल्क के साथ की वो एक्सपोर्ट के ऊपर की। पहले $24, $25 अरब से पीपल्स पार्टी हुकूमत से एक्सपोर्ट उठाई, पहले उसको $21 अरब पे नीचे ले गए और फिर $23.8 अरब पे लाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। यानी कि 13% GDP से 8% GDP पे एक्सपोर्ट जो है वो कम होके आ गई। $25 अरब से शुरू हुए थे, मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे मैं $100 अरब पे, $50 अरब पे लेके जाऊंगा, वो 25 की भी 23.8 पे छोड़ के चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर, इस वक्त 25% ग्रोथ, 30% ग्रोथ एक्सपोर्ट की हो रही है और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला $30 अरब पे हम इस साल ये एक्सपोर्ट जो है वो अपनी छोड़ेंगे। तो ये भी गलतियां इनकी हमने दुरुस्त की। आज क्या प्रॉब्लम? आज ये फिर आलमी महंगाई की जद में, हमें पता है कि पूरी दुनिया में आलमी महंगाई एक हुई है। आज कल ही फाइनेंशियल टाइम्स जरीदे की रिपोर्ट है कि जो बैनुल अक़वामी अमीर मुल्क हैं जिनके पास बड़े वसाइल हैं महंगाई से लड़ने के लिए, खरबों डॉलर हैं, वहां पे भी 25 साल की महंगाई की बुलंद तरीन शरह जा चुकी है। और कम से कम पीपल्स पार्टी को तो आलमी महंगाई पे नहीं बोलना चाहिए। अभी तो जो हमारी महंगाई की शरह है वो 10-11% है, इनके दौर में तो 25% थी जब तेल की कीमतें ऊपर गई थी, लेकिन उस पर भी आज इन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की। लेकिन हमें मालूम है और हमें एहसास है मेरी हुकूमत को कि महंगाई जो है वो जो एक आलमी महंगाई का सैलाब आया है वो पाकिस्तान में भी आया। और मुझे ये भी मालूम है कि इससे हमारा जो गरीब तबका है उसको सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन इसकी सही तहकीक अगर की जाए तो ये वो कोविड की जो सप्लाई चेन है वो टूटी जब कोरोना की वबा ने सारे मुल्क की फैक्ट्रियां बंद कर दी। हर मुल्क में इमरान खान जैसा लीडर नहीं था जिसने अपोजिशन के आगे खड़े होकर कहा कि मेरा मुल्क गरीब है, मेरी मईशत को तबाह ना करो, यहाँ लोग भूख से मर जाएंगे। कई ऐसे मुल्क थे जिन्होंने उस वक्त प्रेशर में आके अपनी मईशतें बंद कर दी, अपने कारखाने बंद कर दिए, उनकी पैदावार ख़त्म हो गई और जिसके बाद एक महंगाई का सैलाब जो है वो चला आ रहा है और उसका असर अब पाकिस्तान में भी आया है। लेकिन इस असर को कम करने के लिए सबसे पहले हमने एहसास
प्रोग्राम के जरिए 200 अरब से ज्यादा रकम भी तकसीम की और करोड़ों खानदानों को, लाखों खानदानों को नहीं, करोड़ों खानदानों तक ये रकम पहुंचाई। दूसरा, इस महंगाई से लड़ने के लिए जो सबसे बड़ी हमने और इनकलाबी कदम उठाया खैबर पख्तूनख्वा के कामयाब तजर्बे के बाद, वो इंसाफ सेहत कार्ड था। यानी कि हर शख्स जनाब स्पीकर, उसको 10 लाख रुपए तक इलाज कराने की सहूलत प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अस्पतालों में मिलेगी। ये मैं समझता हूं कि हुकूमत के पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल है। यहां पे उस पर भी पॉइंट स्कोरिंग की गई, कहा गया कि जी आप सरकारी अस्पताल क्यों नहीं ठीक कर रहे, आप ऐसे अस्पताल जिसके सामने से गरीब आदमी गुजरने का तसव्वुर नहीं कर सकता था, जहां वो अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल पार्क भी करता था तो गार्ड उसको डांटता था। आज लाहौर में आप चले जाएं तो उन अस्पतालों में उसी गरीब आदमी का बेहतरीन मुआलिज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कर रहे हैं। और ये सिंध में नहीं हो सका। हम सिंध में करना चाहते हैं, मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं हम सिंध में करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सिंध हुकूमत ने मावनत नहीं की, क्योंकि ये सूबाई हुकूमत के फंड से ये लिया जा रहा है। और मैं आज फिर कहता हूं सिंध हुकूमत के जो यहां पे नुमाइंदे बैठे हैं कि अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करें। इससे बेहतर इस्तेमाल हुकूमत के पैसे का नहीं हो सकता। सेहत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती, कोई पुल सेहत से बढ़ के नहीं होता, कोई फलूदे वाले का अकाउंट सेहत से बढ़ के नहीं होता। सेहत सबसे जरूरी चीज है। अपनी सूबाई हुकूमत जो है उसको कहें कि वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर सिंध के लोगों के लिए रकम मुख्तस करें ताकि इंसाफ सेहत कार्ड की वहां पे भी इजरा किया जा सके। जनाब स्पीकर, पिछले साल हमारी मईशत 4% पे ग्रो की। इस साल इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये 5% के करीब जाएगी। हमारा टैक्स रेवेन्यू 30% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इंशाल्लाह ताला 2022 का ये जो साल है इसमें हम 6000 अरब रुपए की सतह को अबूर करेंगे FBR टैक्स कलेक्ट करने की। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट, यानी वो कर्जा जो प्राइवेट सेक्टर अपनी कारोबार के लिए लेता है, अपनी मशीनरी के लिए लेता है, उसमें 50% का इजाफा पिछले साल से 1000 अरब रुपए से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। ये भी एक बढ़ती और फलती फूलती मईशत की नवीद देता है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि 2008 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से गुजरा। यहां पे हमारी इंडस्ट्रियल बेस सुकड़ती रही। पीपल्स पार्टी दौर में तो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा थी, उनका कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं था इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। मुस्लिम लीग नून के दौर में इंपोर्ट्स का सैलाब और इंपोर्ट्स का जो ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट आया, तो इंपोर्ट्स ने हमारी मईशत को तबाह कर दिया। लेकिन जनाब स्पीकर, जब हम आए हैं आपने देखा कि हमारे दौर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10%, 12%, 15% तक ग्रो की, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रही है। और लार्ज स्केल में अब पाकिस्तान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम दोबारा री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जा रहे हैं। और आपने देखा कि इस वक्त जो इंपोर्ट बढ़ी भी है, जो सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट आइटम्स जो इंपोर्ट में बढ़ी हैं वो मशीनरी की आइटम्स हैं, प्राइवेट सेक्टर मशीनरी के लिए। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बेहतरीन इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी का नतीजा थी। एग्रीकल्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्रॉप ग्रोथ जो है वो दुगनी है मुस्लिम लीग नून के दौर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्रॉप ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं और ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का पब्लिश डेटा है। इस साल इंशाल्लाह ताला दोबारा गन्ना, चावल, कॉटन, गंदम और मेज और मैं आपको यह भी बताऊं कि ये रिकॉर्ड पैदावार पहले जब होती थी तो इसका समर गरीब किसान तक नहीं पहुंचता था। इस मर्तबा आप देखें, हमने कानून साजी की, हमने शुगर मिल्स का कार्टेल तोड़ा, रिकॉर्ड गन्ने की फरोख्त 200, 250, 300 रुपए मन तक। जब हम आए थे तो सपोर्ट रेट 150 रुपया था और 130 रुपए भी कोई मिल वाला नहीं देता था। और कोई अफसर जुर्रत नहीं करता था कि उन शुगर मिलों के दफ्तर में जाए और उनसे ये डिमांड कर सके कि किसान को पूरा रेट दो। आज अल्हम्दुलिल्लाह 200, 250, 300 रुपए मन जो है वो गन्ना फरोख्त हो रहा है। जनाब स्पीकर, गंदम जब हम आए थे 1300 रुपए रेट था सपोर्ट का, इस वक्त 1800 से 2000 रुपए सपोर्ट प्राइस गंदम मुकर्रर की गई। कॉटन को देख लें, 3 गुना कॉटन जो है उसकी कीमत बढ़ी। आखिर क्या वजह है कि ये कीमत बढ़ी? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने फार्मर को सहारा दिया। इसी तरह मेज़ और इसी तरह चने की इंशाल्लाह ताला बेहतरीन फसल होएगी। और ये इस पॉइंट के साथ में आता हूं यूरिया पे। ऐसी बात नहीं है, हमें मालूम है कि यूरिया की शॉर्टेज है, इसको हम तस्लीम करते हैं, लेकिन इसकी वजह यह नहीं है कि पाकिस्तान में यूरिया की पैदावार कम हुई है।
पाकिस्तान में यूरिया की 2021 में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा पैदावार हुई है और 2009 से लेकर पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा सेल यूरिया की 2021 में हुई है। लेकिन जनाब स्पीकर, इशू क्या है? आलमी मंडी में डीएपी, क्योंकि 70% पाकिस्तान में डीएपी इंपोर्ट होती है, आलमी मंडी में उसकी कीमत 3 गुना बढ़ गई, तो लिहाजा फार्मर ने डीएपी की बजाय यूरिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। डीएपी का सब्स्टिट्यूट यूरिया नहीं है। यूरिया की डिमांड जो है वो 3:1 जो रेशियो था हमारा, वो उससे भी कम हो गया, वो उससे ज्यादा हो गया, 4:1 पे इस साल चला गया। तो यूरिया की जो डिमांड सर्ज आई है उसकी वजह से यूरिया की शॉर्टेज आई है। पैदावार जो है वो रिकॉर्ड हाईएस्ट रही है पाकिस्तान की तारीख में। हमने इस साल पहली मर्तबा पाकिस्तान में गैस फर्टिलाइजर सेक्टर की जो प्रायोरिटी ऑर्डर है काबीना ने वो चेंज किया। 1 नवंबर को जो फर्टिलाइजर प्लांट बंद हो जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह 1 नवंबर से इस साल वो चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, और 20 से 25 हज़ार टन यौमिया पाकिस्तान में यूरिया की पैदावार हो रही है और 1800 से 2000 रुपए तक की बोरी की आलमी मंडी में इस वक्त 10 से 11 हज़ार रुपए फी मन उसकी जो है वो प्राइस जा रही है। तो 5 गुना कम कीमत है। और ये बात दुरुस्त है कि स्मगलिंग का एक एलिमेंट आया है, लेकिन होर्डिंग का भी एलिमेंट आया है। और बिलावल जरदारी साहब कह रहे थे कि स्मगलिंग का दोष मुझे क्यों दे रहे हैं। हम स्मगलिंग का दोष नहीं दे रहे सिंध हुकूमत को, हम होर्डिंग का दोष भी दे रहे हैं साथ, कि चाहे गंदम हो जिसे चूहे खा जाते हैं या चीनी को चूहे खा जाते हैं, या चीनी हो या यूरिया हो, तो क्योंकि सिंध के अंदर रियासत का निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है, करप्शन ने उसे मफलूज कर दिया है कि वहाँ पे एक क्रिमिनल गैंग्स के लिए, आड़तियों के लिए और होर्डर्स के लिए एक हेवन बन गई है। और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के जरा कमेंट सुने कि वो थरपारकर के बारे में क्या कह रहे हैं, वो सिंध हुकूमत के बारे में क्या कह रहे हैं। उन्होंने चंद माह पहले ये कहा था कि ऐसे मालूम होता है कि सिंध में कोई हुकूमत है ही नहीं। लेकिन ये बहरहाल हमारा ये दोष है। अब मैं आ जाता हूं जनाब स्पीकर, जो बजट के ऊपर कायदे हिस्ब इख्तलाफ ने, और ख़ास तौर पर पहले मैं बिलावल जरदारी साहब का जिक्र करता हूं क्योंकि उन्होंने कि ये फलानी जगह भी टैक्स लग गया, ये फलानी जगह भी टैक्स लग गया। देखें, बंदे ने ज़िंदगी में कभी एक दिन भी काम किया हो, कोई कारोबार किया हो, तो फिर आपको पता लगे कि ये जितने टैक्सेस का आप जिक्र कर रहे हैं ये सारे एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। ये कंज्यूमर तक इनमें से 90% ने नहीं जाना। ये एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, ये FBI इन्हें रिफंड कर देगी। ये इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन उन्हें क्योंकि नहीं बताया गया, तो उन्होंने आधा घंटा इस पार्लियामान का भी ज़ाया किया, आपका भी किया, मेरा भी किया। बहरहाल इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये थी, 300 अरब के जो टैक्सेस हैं जो हमने इस पे लगाए हैं, उसमें से 270 के एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। यही वजह है कि हम उसको फिस्कली न्यूट्रल समझ रहे हैं, कि यानी कि उससे टैक्स की मिकदार नहीं बढ़ेगी, लेकिन उससे डॉक्यूमेंटेशन होगी इकोनॉमी को। और मुझे ये भी पता है कि डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ भी बहुत सारी लॉबीज़ हैं, लेकिन आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जब फाइनेंस कमेटीज़ में टेक्निकल लेवल पे ये डिस्कशन हुई, तो मुझे खुशी है कि इवन कुछ अपोजिशन के मेंबरान जो थे उन्होंने भी ये एतराफ़ किया कि वाकई ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं ये एडजस्टेबल हैं और इनसे इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन को फ़ायदा पहुँचेगा। जो टैक्सेस एडजस्टेबल नहीं हैं वो लगाए गए हैं लग्जरी आइटम्स के ऊपर, महंगी गाड़ियों के ऊपर, महंगे खानों के ऊपर, सुशी के ऊपर, ऐसी चीज़ों के ऊपर जो अमीर लोग खाते हैं। और जाहिर है कि अमीर लोग जो हैं वो पाकिस्तान में उन्हें जितना वो टैक्स देते हैं उससे ज़्यादा टैक्स जो है वो देने की ज़रूरत है। अब मैं आ जाता हूँ एनर्जी के ऊपर। जो कायदे हिस्ब इख्तलाफ साहब ने कल बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए, मनहूस हुकूमत, फ्रंट मैन, चोर, ये कल कायदे हिस्ब इख्तलाफ साहब ने अपनी तकरीर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मैं उनका बड़े ही एहतराम से जवाब देना चाहता हूँ। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत में कोई ऐसा वजीर नहीं है, हमारे लीडर के चपड़ासियों के अकाउंट से 4-4 अरब रुपए नहीं निकल रहे। वो कौन है? पहले तो हम समझते थे कि ये सिर्फ फालूदे वाला और रेडी वाला तक मामला है और मुश्ताक चीनी वाले तक मामला है। ये मंजूर चपड़ासी, क्या पापड़वा नहीं, मंजूर चपड़ासी है वो। मंजूर चपड़ासी के अकाउंट में से आपके 4 अरब रुपए कहां से निकल आए? ये कौन से पैसे हैं? ये भी मैं आपको बताता हूं कौन से पैसे हैं। जनाब स्पीकर, ये मैं आपको बताता हूं कौन से पैसे हैं। जनाब स्पीकर, गैस के ऊपर बात हुई और बिजली के। पहले गैस,
हमारी जो सकत है इंपोर्ट करने की वो 12 कार्गोज हैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। कॉन्ट्रैक्ट में पर एनम भी दर्ज है मिकदार जितनी हम उनसे मंगा सकते हैं टर्मिनल से, और डेली की भी मिकदार की रकम है। हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तकरीबन 9 से 10 कार्गोज जो हैं वो हमने इस साल इंपोर्ट किए। हालांकि सारी दुनिया में शदीद किल्लत है। 80 से 90% हमारी रिटेंशन रही, यानी कि हमने अपने सौदे के जो सौदे डिफॉल्ट किए वो 3 सौदे वो थे जो मुस्लिम लीग नून ने 2017 में जिनका सौदा किया था, वो 3 हमें डिफॉल्ट हुए। लेकिन उनके डिफॉल्ट करने के बाद भी 9 से 10 कार्गोज हमारे, यानी 80% से ज़्यादा हमारी रिटेंशन जो है वो रही, जो मैं समझता हूं कि पूरी आलमी दुनिया में आप देखें LNG कार्गोज के हिसाब से पाकिस्तान का स्कोर कार्ड आपको सबसे अच्छा नहीं तो कम से कम बहुत अच्छा जो है वो नजर आएगा। कम से कम जो टॉप 10 मुल्क हैं उनमें नजर आएगा रिटेंशन के। मिसाल के तौर पे बरतानिया ने को कतर के सारे कार्गोज 5 के 5 कार्गोज में से एक भी नहीं मिला, जबकि हमारे जितने कार्गोज थे हमने अल्हम्दुलिल्लाह नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कतर से वो डबल कर लिए। एक और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये बड़ी एक कन्फ्यूजन है जो हमारे दौर में शुरू हुई। जब सर्दियों में गैस की किल्लत आती है वो कहते हैं जी शायद ये हुकूमत इतनी मासूम थी या इतनी इनकॉम्पिटेंट थी कि इन्होंने वक्त पे LNG नहीं मंगाई, कि हमें नहीं पता कि जी सर्दियों में गैस जो है वो उसकी किल्लत होती है तो LNG ज़्यादा मंगा लें। इसका LNG से बड़ा थोड़ा ताल्लुक है। LNG बहुत महंगी है, $40 की है। यहाँ पे हम बेच रहे हैं 200 रुपये के हिसाब से गैस। एक कार्गो जो 10 अरब का आता है LNG का, वो जब हम अपनी डोमेस्टिक साइड पर डिवर्ट करते हैं तो उसके बदले हमें सिर्फ 1 अरब रुपया मिलता है। तो हम 1 या 2% सालाना 1 या 2% से ज़्यादा हम LNG डाइवर्ट कर ही नहीं सकते। ये LNG के टर्मिनल जनाब स्पीकर लगाए गए थे हुकूमत के 3 LNG के पावर प्लांट जो हैं उनको गैस पहुंचाने के लिए। इनकी कैपेसिटी भी उतनी रखी गई थी। पहले 3 महंगे LNG के पावर प्लांट लगाए गए, फिर उनको उन गैस पहुंचाने के लिए, इंपोर्टेड LNG पहुंचाने के लिए 2 टर्मिनल लगाए गए जिनको 2.5 लाख रुपया यौमिया किराया देती है हुकूमत। फिर उन टर्मिनल्स तक गैस पहुंचाने के लिए कतर हुकूमत के साथ महंगे LNG के सौदे किए गए, और इस पूरी चेन को चलाने के लिए फिर इसलिए LNG को जब हम जोड़ देते हैं डोमेस्टिक साइड के साथ तो ये नासमझ और लाइल्मी है, क्योंकि मौजूदा हालत में, मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के पास वो कानून नहीं है जिसके तहत हम LNG को डोमेस्टिक साइड पे डाइवर्ट करें और फिर उसके बदले हम उसकी पूरी रकम भी कंज्यूमर से वसूल कर सकें। तो ये जो आपके $2.5 लाख दिन का यौमिया किराया इनके टर्मिनल्स को देना होता है, एक दिन का $2.5 लाख, और 2 टर्मिनल लगे हुए हैं तो $5 लाख दिन का। तो पहले LNG के टर्मिनल बिजली घर महंगे लगाए गए, फिर उन तक गैस पहुंचाने के लिए 2 टर्मिनल लगाए गए, $2.5 लाख यौमिया दिन का किराया, $5 लाख यौमिया बन गया। फिर पीछे कतर के साथ और दूसरों के साथ महंगे मुआहदे किए गए LNG के इस पूरे प्रोसेस को पहुंचाने के लिए। और जब से हमारी हुकूमत आई है तो डंडोरा ये पीटा जाता है कि जी विंटर में इसलिए गैस की शॉर्टेज आती है क्योंकि LNG टाइम पे नहीं मंगाई जाती, हालांकि LNG का उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि अपने उन गुनाहों पे पर्दा डाला जा सके और एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया जा सके और ये दिखाया जा सके कि पता नहीं जी टर्मिनल जो हैं शायद उसी के सर पे पूरा पाकिस्तान जो है उसकी गैस चल रही है, हालांकि वो तो बेसिकली उन 3 पावर प्लांट्स के लिए थे। जी अब दूसरा मैं आता हूं बिजली के ऊपर। बिजली के ऊपर भी इन्होंने बात की कि जी हम सिर्फ 1200 पे छोड़ के गए और इनके दौर में 2700 पे चली गई, 2300 पे चली गई सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट में इजाफा मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में 450 अरब रुपए के करीब था पावर डिवीजन के आदादोशुमार के मुताबिक, और उस वक्त 450 अरब किराया दिया जा रहा था बिजली घरों को सालाना। आज 850 अरब सालाना किराया दिया जा रहा है इनके किए हुए सौदों की वजह से, और सर्कुलर डेट में इजाफा 450 अरब से कम होकर पिछले साल 130 अरब पे चला गया है। और इंशाअल्लाह ताला इस साल हम जो स्टॉक है सर्कुलर डेट का जो 2300 अरब का खड़ा हुआ है उसमें भी हम कमी लेके आएंगे, लेकिन जो फ्लो है यानी जो बढ़ने की रफ्तार है वो इनके दौर से 3 गुना ऑलरेडी कम हो चुकी है, हालांकि हम दुगना किराया दे रहे हैं। अब मैं आपको किराए की भी बात बता देता हूं। ना देखा गया कि मुल्क में बिजली किस मौसम में कितनी इस्तेमाल होती है। 2-3 महीने सिर्फ आपकी 25,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल होती है, सर्दियों में तो अब 9-10 हज़ार मेगावाट पे आ जाती हैं। ना ये देखा गया कि आइंदा 2030 तक कितनी प्रोजेक्शन है बिजली की खपत की। पता नहीं किस लालच के पीछे
सौदों पे सौदे किए गए, सौदों पे सौदे किए गए, कॉस्ट प्लस टैरिफ, टेक और पे, 30% रिटर्न ऑन इक्विटी, सॉवरन गारंटी, लेंगे बिजली तब भी पैसे, नहीं लेंगे तब भी पैसे, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स करके हुकूमत के हवाले, नई हुकूमत के हवाले कर दिया गया, फीते खुद काट दिए और किराया देने के लिए हमें छोड़ दिया गया। और आज सूरत हाल ये है कि 2013 में जो 180 अरब के किराए होते थे सालाना, वो 850 अरब के किराए बढ़ गए हैं और जनाब स्पीकर चंद साल में ये बढ़ के 2500 अरब रुपए सालाना से भी तजावज़ कर जाएंगे, इनके किए हुए सौदों की वजह से। हमने इनमें से कोई सौदा नहीं किया। अब इसकी कीमत किसने अदा करनी है? इसकी कीमत जाहिर है आम सारिफ पे जाती है। आखिर ये जो किराए देने हैं ये आम सारिफ ने देने हैं, और जब आप आम सारिफ से ये किराया नहीं लेते तो उतना ही आपका सर्कुलर डेट में इजाफा हो जाता है, उतना ही इजाफा आपका सर्कुलर डेट में हो जाता है। ये कहानी है सर्कुलर डेट की और इनकी मिसमैनेजमेंट की। और अगर आप इनकी बातें सुने तो आप यकीन माने कि कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है कि किस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, किस तरह की मैनेजमेंट की गई माजी में, और आज किस तरह। और यही वो बातें हैं जो सुनने के लिए आज वो तैयार यहां पे नहीं है। यही वजह है कि वो इस हाउस से कल जब असद उमर साहब खड़े हुए गुफ्तगू करने के लिए तब वॉकआउट किया गया। हालांकि असद साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, और वो खामोशी से शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनते रहे। आज जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आपने देखा कि दोनों हजरात जो हैं वो जा चुके हैं और उनका आने का भी कोई निशान नहीं है। जनाब स्पीकर, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये तो हो गई बजट के ऊपर बात के, जिसमें से अमूमन जो अक्सर टैक्सेस हैं वो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, और जो तजावीज़ आई हैं दोनों सेनेट की और नेशनल असम्बली की कमेटी से, उन पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब गौर कर रहे हैं, और उनमें से जो कारमंद हैं इंशाअल्लाह ताला उनके ऊपर जो है वो पूरी तरह अमल भी किया जाएगा। और अगर किसी जगह पे तरमीम है, किसी जगह अच्छा मशवरा हमें दिया गया है तो हम खुले दिल के साथ उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं जनाब स्पीकर कि अब इन मौज़ूआत के ऊपर, ये जो आलमी मंडी के अंदर एक महंगाई का तूफ़ान है, मुझे मालूम है कि जब से इसका असर पाकिस्तान में आया है तो कुछ लोग जिनकी सियासी दुकान बंद हो चुकी थी उनको बेचने के लिए अब थोड़ा सा चूरन मिल गया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जैसे ही आलमी मंडी में कीमतें नीचे आती हैं, क्योंकि अगर हम माजी में जाएं और डेटा को देखें तो जब ये कीमतें ऊपर गई हैं जिस रफ्तार से, तो उसी रफ्तार से फिर ये नीचे भी आई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये कीमतें नीचे आएंगी तो पाकिस्तान में भी ये कीमतें नीचे आएंगी, जैसे पहले भी ये माजी में जब ऊपर जाती हैं तो ये कीमतें नीचे आती हैं। पेट्रोल और डीजल अलबत्ता के पाकिस्तान में महंगा किया गया आलमी मंडी की वजह से, आज भी दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक जहाँ पे पेट्रोल और डीजल मिल रहा है उनमें पाकिस्तान एक है। गैस, अलबत्ता के सर्दियों में हमें हमारी लोकल गैस फील्ड्स की डिप्लीशन की वजह से शॉर्टेज आती है, लेकिन आज भी हमने 2019 से उसकी कीमत नहीं बढ़ाई। यूरिया, अलबत्ता के किसान जो है, क्योंकि यूरिया की कीमत इतनी कम है पाकिस्तान में डीएपी के मुकाबले में, दुनिया की शायद सबसे कम कीमत हो, हमें मालूम है कि उसकी मांग बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसकी पैदावार भी बढ़ी है और उसकी कीमत आज 5 गुना कम है बाकी सारी दुनिया से। तो ये सारे वो हकाइक हैं जो मैं समझता हूँ कि बताना बहुत ज़रूरी है। बेहतर ये होता कि ये यहाँ पे बैठते सुनते हौसले के साथ, बड़े बड़े जुमले कसे गए। मैंने आपको बताया कि जिस तरह के जुमले कसे इन्होंने, हमने बड़े तहम्मुल से सुने, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो अगर ये बातें मेरी सुन लेते, गोशगुजार कर लेते, तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी का हर्ज ना होता। लेकिन कोई बात नहीं, आम आवाम तक बात पहुँचाना, आप तक बात पहुँचाना हमारा मकसद है। वो हम इसी तरह हकाइक के साथ, इस डेटा के साथ, इन कागजात के साथ जितना ये प्रोपोगेंडा करेंगे वो करते रहेंगे। और एक और मैं बात आपको बताता चलूँ कि आप जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी वॉकआउट कर लें, हम आपके चपड़ासियों के, आपके रेडी वालों के, आपके मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए की बरामदगी करते रहेंगे, क्योंकि ये पैसा अवाम का पैसा है।